कोलकाता रेप और मर्डर केस में अभी तक सिर्फ अफवाह और कयासों का दौर चल रहा था। लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे थे, लेकिन आज हम आपको इस घटना की असल सच्चाई बताएंगे। वो सच्चाई जो एक चश्मदीद ने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी। जी हाँ, आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या इस घटना को लेकर अब तक बस अफवाहें और कयास ही लगाए जा रहे थे? ज़्यादातर लोग अपनी कल्पना के अनुसार ही बातें बना रहे थे, लेकिन उस चश्मदीद से सच्चाई सुनने के बाद समझ में आया कि वहाँ के हालात कितने भयावह थे। इसी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर हैं जो उस रात ड्यूटी पर थे और जिन्होंने मौके पर पहुंचकर खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं राजकुमार। दोस्तों, कलकत्ता रेप केस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, पर उस रात, उस दिन क्या हुआ था, ये आज मैं आपको बताऊंगा। 9 अगस्त की सुबह की 6 बजे की बात है, जब डॉक्टरों की शिफ्ट बदलने वाली थी। तब कुछ लोगों को बात करते सुना गया कि इमरजेंसी बिल्डिंग में पीजीटी के कुछ ट्रेनी डॉक्टरों और स्टूडेंट्स ने सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी देखी है। ये डेड बॉडी वहीं अस्पताल में काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर की थी। ये खबर आग की तरह पूरे अस्पताल में फैल गई और हर कोई सेमिनार हॉल की तरफ भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कर पाता, डॉक्टरों ने HOD अरुणव दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को इसकी सूचना दे दी। डॉक्टर घोष ने तुरंत वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को सूचित किया और वे भी सेमिनार हॉल पहुंचे। सेमिनार हॉल में पहुंचने वालों में 4 नाम सबसे महत्वपूर्ण थे, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा शक के घेरे में हैं और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनमें पहला नाम था यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापादार का। दूसरा नाम एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट दीपायन विश्वास। तीसरा नाम पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता राय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविक डे। ये 4 नाम थे। जब ये वहाँ पहुँचे तो देखकर समझ पाना मुश्किल था कि उस घटना कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, लेकिन सबको देखकर ये साफ लग रहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था। ये बातें वहाँ पर मौजूद एक ट्रेनी डॉक्टर ने अपनी आंखों से देखी थी, जिसने बाद में इस घटना का पूरा खुलासा किया। इस घटना की खबर मिलते ही कॉलेज के हॉस्टल से स्टूडेंट और डॉक्टर इमरजेंसी बिल्डिंग में जमा हो गए। लाश देखकर स्पष्ट था कि यह कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। करीब 15-20 डॉक्टर और स्टूडेंट इस मामले का विरोध भी करने लगते हैं। तभी किसी ने यह कहते हुए सुना कि डॉक्टर सुमित और दीपायन को खास हिदायत देकर वहां भेजा गया था। दीपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट्स और डॉक्टरों के बीच ये खबर फैलानी थी कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड किया है, ना कि इसकी हत्या की गई है। यानी कि उन्हें एक पूरे षड्यंत्र के तहत वहां पर भेजा गया था। जबकि डॉक्टर सुमित को पुलिस के साथ डील करने और रिपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये डॉक्टर, वो खुद ट्रेनी डॉक्टर जो वहां पर मौजूद था, ये सब बातें उसने सुनी थी और देखी थी। डॉक्टर सुशांता कुमार और डॉक्टर अविक डे न तो इस अस्पताल से थे और न ही इस केस से उनका कोई लेना देना था। अब सोचिए कि बाहर का कोई डॉक्टर बुलाया जा रहा है पहले से ही, यानी कि ये सवाल, ये सब चीज़ें पहले से ही उनकी जानकारी में थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसलिए इस पर सवाल भी उठने लगे। जैसे ही खबर फैली, प्रिंसिपल संदीप घोष ने जब हालात को बिगड़ते देखा तो उन्होंने सुशांता राय और अविक डे को कुछ प्रभावशाली लोगों को बुलाया। इन सभी ने मृत शरीर के पास मीटिंग की। डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी और इन चारों लोगों ने वहाँ पर बैठ करके पूरी एक कहानी तैयार की। इस समय मौजूद देवाशीष सोम भी वहाँ मौजूद थे, जो फोरेंसिक विभाग में डेमोस्ट्रेटर हैं। स्टूडेंट ने 2 मांगे सामने रखी। पहला, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए और दूसरा, जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए। मीडिया के आने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। प्रोफेसर दीपायन विश्वास को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे मीडिया, स्टूडेंट्स और डॉक्टरों के बीच सुसाइड का मामला बताकर यहीं खत्म करने की कोशिश करें। उन्होंने सुबह 10:53 पर पीड़िता के परिवार को कॉल किया और बताया
कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और कुछ देर बाद फिर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यानी कि एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था सुसाइड के लिए। इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। पुलिस को सुबह 10:10 सूचना दी गई और वे 10:30 बजे मौके पर पहुंचे। दोपहर 1 बजे फोरेंसिक की टीम वहां पर आई और क्राइम सीन का निरीक्षण किया। दोपहर तक पीड़िता के माता पिता और अंकल अस्पताल पहुंचते हैं। शाम 6:30 बजे 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया जो 7:10 पर खत्म हुआ। रात करीब 11:45 पर इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई। देखिएगा कितना अजीब विडंबना थी। लड़की की हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम हो जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है रात को 11:15 बजे। अब सवाल उठता है कि जब डॉक्टर बॉडी देखकर मर्डर का अंदाजा था तो सुसाइड की थ्योरी क्यों बनाई और पुलिस ने रात को 11:15 बजे क्यों एफआईआर दर्ज की? ये सवाल अब तक अनुत्तरित है। डॉक्टर की फैमिली को भी यही बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे क्या मंशा थी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सब बातें वहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर ने देखी थी और उसने ये सब पूरी जानकारी सीबीआई को दी है, जिससे कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना की जांच गहराती जा रही थी। मीडिया और पुलिस का दबाव भी बढ़ता जा रहा था और हर कोई सच जानना चाहता था। घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई नए और चौंकाने वाले तथ्य भी इसमें सामने निकल कर आए। फोरेंसिक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ और पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत का कारण दम घुटना था, यानी कि उसके गले को दबाया गया था, जिससे साफ हो गया कि यह कोई सुसाइड नहीं था, यह एक हत्या का मामला था। साथ ही डॉक्टर के शरीर पर कई चोट के निशान भी सामने आए, जो कि साबित करते हैं कि उसके साथ हाथापाई की गई थी। यानी कि जिस समय उसको मौत के घाट उतारा गया, डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। जैसे जैसे ये खबर फैली, कॉलेज के कैंपस में तनाव बढ़ता गया। छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। वो न्याय की मांग कर रहे थे और चाहते थे कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उनका कहना था कि अगर इस मामले में सही कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। इस केस में सबसे ज़्यादा उंगलियां प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके करीबी सहयोगियों पर उठ रही थी। यह कहा जा रहा था कि इन सभी ने मिलकर मामले को दबाने और सुसाइड की झूठी कहानी बनाने की कोशिश की थी। कई गवाहों ने कहा कि प्रिंसिपल को घटना की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की और उन्होंने न केवल उस कॉलेज के बाहर के डॉक्टरों को भी, बाहर के मेडिकल के लोगों को भी बुलाया। यानी कि वो पहले से ही समझ चुके थे कि मामला कितना गंभीर है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर भी लगे आरोपों के बाद इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया। सीबीआई की टीम ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और अस्पताल के कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को हिरासत में लिया। इनसे लंबी पूछताछ की गई। कुछ अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें ऊपरी दबाव में आकर सुसाइड की कहानी सुनानी पड़ी, क्योंकि ऊपर से दबाव इस तरह का था। इसके बाद कॉलेज के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के दौरान इन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बताई जो इस मामले में और ज़्यादा संदेह पैदा हुआ। सीबीआई जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के पीछे अस्पताल के कुछ अधिकारियों का हाथ भी हो सकता है। उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए इस घटना को छुपाने की कोशिश की। घटना को छुपाना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जब ये सबूत सामने आए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई। इस केस में न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग चाहते थे कि ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सीबीआई की सक्रियता और छात्रों के विरोध के चलते यह सुनिश्चित हुआ कि दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि सीबीआई ने जब से इस मामले को लिया है, एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं और वो ऐसे ऐसे इसमें क्लू निकाल कर ला रही है कि जिससे कि सत्य सामने आ सकता है। इस दर्दनाक घटना ने सभी को एक सबक सिखाया है कि न्याय के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है और किसी भी हाल में अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आज लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही आने वाले समय में इस केस में न्याय होगा और ट्रेनी डॉक्टर की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक कहानी नहीं है, ये वर्तमान में चल रही वो परिस्थिति है जो देश में कई जगह दोहराई जा रही है। रेप के, हत्याएं, इस तरह के कई मामले सुनने में आ रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी सजाएं भी हो रही हैं।
इसके बावजूद भी अपराधी जो हैं उनके अंदर दहशत नहीं है, उनके अंदर खौफ नहीं है कि वो इस तरह के अपराध कैसे कर रहे हैं। अभी हमने आपको दो दिन पहले बदलापुर में लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सुनाया था। अभी आज कल ही एक मुंबई में 55 साल के बुढ़े आदमी को भी लड़कियों को छेड़ने के आरोप में 7 साल की सजा हुई है, परंतु उसके बावजूद भी अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे।